So guys, we had to start off with series connection again because last time we could not connect properly. So we'll be doing that series connection thing again right now. Let's quickly jump into the topic. Series connection. आपको मैंने लास्ट टाइम बोला था लिख लो, तो आप लोगों ने लिख लिया था. इसको मैं आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा. Suppose I have a circuit. मैंने इस टाइप से 3 रेजिस्टर्स बना के रखे. Let me just change the thickness of the. ऐसे मैंने सपोज 3 रेजिस्टर्स बनाए हैं जो एक सप्लाई से जुड़ा हुआ है. यहाँ पर V वोल्ट का सप्लाई है जिसमें से I एम्पियर का करंट ट्रैवल कर रहा है. दिस इज योर फर्स्ट रेजिस्टेंस R1, दिस इज सेकंड रेजिस्टेंस R2 एंड दैट इज द थर्ड रेजिस्टेंस R3. इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा बिकॉज सबके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स अलग अलग थे. ये आप लोगों ने लास्ट टाइम लिखा भी था ऑब्वियसली इसके अंदर, राइट. मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा मोटिव क्या है. हमारा मोटिव ये है कि हम इस सर्किट को चेंज करके एक सिंगल रेजिस्टेंस वाले सर्किट में कन्वर्ट कर दें जो उस बैटरी के ऊपर वही काम देगा जो अभी ये तीनों रेजिस्टेंसेस मिलके देने वाले थे. तो सपोज अब मैं R1, R2 और R3 तीनों को रिप्लेस करना चाहता हूँ विद R ओवर द सेम सप्लाई V एंड ओवर द सेम करंट I. ये मेरा मोटिव है टू फाइंड आउट द सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस. आपको मैं बताते क्या निकालते हैं हम लोग, नेट बोलो या टोटल बोलो या इक्विवेलेंट बोलो. बात एक ही, हम लोग नेट या टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं एक सीरीज कॉम्बिनेशन में. तो हम चाहते हैं कि हम तीनों रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस कर दे विद सिंगल रेजिस्टेंस R जो वही काम करेगा जो ये तीनों मिलकर करने वाले थे. ठीक है. अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम इंडिविजुअल वैल्यूज के ऊपर. तो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल पहला सपोज ये वाला रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है और ये थर्ड रेजिस्टेंस है. मैंने तीनों के ऊपर अप्लाई किया है ओम्स लॉ. सो अप्लाइंग Ohm's law. अप्लाइंग Ohm's law मतलब V इक्वल टू IR अप्लाई करूंगा. तो मैं फर्स्ट के ऊपर करूंगा तो कैसे होगा, V1 विल बी इक्वल टू IR1. ये मैंने फर्स्ट लिख लिया. उसी तरीके से V2 विल बी इक्वल टू व्हाट, IR2. ये मैंने सेकंड लिख लिया. और V3 विल बी इक्वल टू व्हाट, IR3. ये मैंने थर्ड लिख लिया. ये मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ Ohm's law अप्लाई किया है ऑन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3. ठीक है. अब इसके अलावा मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट आने वाला है, जो नेट सर्किट आने वाला है, इसके ऊपर भी मैं ओम्स लॉ अप्लाई करूंगा. तो अप्लाइंग ओम्स लॉ. इसके ऊपर ओम्स लॉ कैसे अप्लाई होगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा इन द फॉर्म ऑफ V इक्वल टू IR. ऐसे अप्लाई होने वाला है, राइट. इसको मैंने फोर्थ इक्वेशन मान दिया. अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो टोटल पोटेंशियल था ये 3 पोटेंशियल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था. जो V था वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था ना, V1, V2 और V3. तो ये जो V1, V2 और V3 ये मिलके वापस क्या बनने चाहिए, V बनने चाहिए वापस फिर. तो ये तो राइट, अगर ये V बनने चाहिए तो आई कैन प्रीटी मच राइट V शुड बी इक्वल टू व्हाट, V1 प्लस V2 प्लस V3. ये कर सकते हैं अपन ये कि भाई जो टोटल पोटेंशियल रहेगा वो तो सेम रहेगा ना, बैटरी की जो टोटल कैपेसिटी वो तो सेम ही रहेगी वहां पे. तो मैंने V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दिया. अब यहाँ पे जो V की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू IR फ्रॉम द फोर्थ इक्वेशन. उसी प्रकार से V1 की वैल्यू अपने पास है IR1, V2 की वैल्यू है IR2, V3 की वैल्यू है IR3. सो मैं लिख दूंगा फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4. अगर हम चारों इक्वेशंस को यूज करें तो V की जगह आई कैन राइट IR, V1 की जगह आई कैन राइट IR1, V2 की जगह आई कैन राइट IR2 और V3 की जगह आई कैन राइट IR3. समझ में आ गया सब लोगों को. बहुत इजी चीज कर रहे हैं अपन इसके अंदर. इसके मतलब ये हुआ कि अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ और अगर मैं राइट हैंड साइड में से यहाँ से I कॉमन निकाल लूँ बाहर, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3. इतना ही बचेगा. दोनों साइड आए हैं तो वो तो कैंसिल हो गया. तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3. अब आपको यही निकालना था, आपको तो ये R की वैल्यू निकालनी थी ना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना था. सो देयरफॉर नेट या टोटल या इक्विवेलेंट, आप जो भी बोलना चाहिए. therefore नेट टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन अ सीरीज सर्किट इज इक्वल टू व्हाट, R1 प्लस R2 प्लस
R3, यही हमको निकालना था। अब इसका लॉजिक क्या बन रहा है, इसका पूरे की पूरी चीज का जो सार बन रहा है, जो समरी आ रही है, वो क्या आती है, वो ये आती है कि अगर आपके पास एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, मैंने आपको तरीका सिखाया था सीरीज कॉम्बिनेशन पता करने का। आप क्या करोगे, करंट के साथ में चलोगे, आप देखोगे कि भाई सारे रेजिस्टेंस से होते हुए क्या करंट में किसी प्रकार का कोई ब्रेक तो नहीं आ रहा है। अब जैसे आप यहाँ देखोगे R1 से जब R2 जाता है तो सिर्फ यही वाला पाथ है उसके पास जाने के लिए, और कोई पाथ नहीं है। R2 से R3 जाने के लिए यही वाला पाथ है, और कोई पाथ नहीं है। तो मतलब R1 R2 R3 अभी कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, क्योंकि कोई करंट के लिए ब्रेक नहीं मिल रहा है, और फिर ये वापस टर्न होकर बैटरी के अंदर आ जाता है। तो ये तरीका होता है पता करने का कि सर्किट सीरीज कनेक्शन है या नहीं है। अभी क्योंकि सर्किट सीरीज कनेक्शन था, तो हमने क्या किया, हम चाहते थे कि हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस R1 R2 और R3 को हटा के एक ऐसा रेजिस्टेंस R यूज कर लें जो वही काम करेगा जो ये तीनों मिलके कर रहे थे। यही मेरा मोटिव था इस पूरे डेरिवेशन का। मैंने क्या किया, इंडिविजुअल वैल्यूज R1 R2 और R3 के ऊपर क्या अप्लाई किया, ओम्स लॉ अप्लाई किया। किस फॉर्म में, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3। उसी तरीके से ये जो नेट सर्किट आने वाला है, इसके ऊपर भी मैंने ओम्स लॉ अप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ V इक्वल टू IR। और फिर ये वैल्यूज मैंने पुट की है इस इक्वेशन में जो आपको दे रहा है टोटल पोटेंशियल, क्योंकि भाई V जो था वही डिवाइड हुआ था ना V1 V2 V3 के अंदर, तो तीनों मिलके वापस V मिलेंगे। तो हम लोगों ने इसको वापस पुट किया है। तो जो फाइनल रिजल्ट आया है अपने पास वो क्या आया है, दैट टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आ रहा है मेरे सर्किट का, वो आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कितने भी रेजिस्टेंस लगे हो, 2 लगे हो, 3 लगे हो, 4 या 15, जितने भी चाहिए, अगर सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो और अगर आप चाहते हो कि आप उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो या नेट रेजिस्टेंस निकालो, तो आप क्या करोगे, हम सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू को सिर्फ ऐड कर दोगे, और जो ऐड करने पे जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, ये वो रेजिस्टेंस है जो वही काम करेगा जो वो सारे मिलके कर रहे थे। जैसे कि एग्जाम्पल समझाने के लिए, अगर यहाँ पे R1 की वैल्यू 5 ओम होती, R2 की वैल्यू 2 ओम होती, और R3 की वैल्यू 3 ओम होती, तो अब मैं अगर चाहता कि नहीं भाई, मैं तो चाहता हूं कि सिर्फ एक ही लगे, तो वो एक किसके बराबर होता, वो होता 5 प्लस 2 प्लस 3, मतलब 10 ओम के बराबर होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस सर्किट में ये 5 2 और 3 के बदले अगर सिर्फ एक 10 ओम का भी रेजिस्टेंस लगाता, तो भी वो वही काम करेगा या उतना ही करंट ड्रॉ करेगा, मतलब उतना ही करंट पास करवाएगा जितना ये 5 2 और 3 मिलके कर रहे थे। सबको समझ में आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है भाई, लॉजिक समझ में आ गया सब लोगों को। कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं हो तो जल्दी से लिख लो इसको। फिर इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखवाना है मुझे आप लोगों को, तो इतना लिख लो पहले जल्दी से। हो जाएगा तो बता देंगे। जल्दी कर लेंगे भाई सब लोग, हो जाए तो बता देंगे। समझ में आ गया सब लोगों को, बहुत इजी डेरिवेशन है, बट डेरिवेशन कई बार पूछ लिए जाते हैं। न्यूमेरिकल तो ऑब्वियसली इसके ऊपर बनने वाले हैं, बट कई बार डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं वो लोग। हटा दूंगा सब लोग, फिर सबका हो गया। Should I get that off guys, सबका हो गया है ना। आवाज जा रही है, मतलब सबको आवाज आ रही है भाई मेरी कि नहीं आ रही है। आयुष, मेरे को तेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा। रेजिस्टेंट और रेजिस्टेंस, भाई दोनों कंडक्टर ही होते हैं। देयर इज नो डिफरेंस इन दैट थिंग। रेजिस्टेंस लगाना मतलब एक कंडक्टर लगाना होता है एक तरीके से, ठीक है। तो देयर इज नो डिफरेंस इन दैट थिंग। एनीवे, सो लेट मी जस्ट क्विकली गेट दिस ऑफ। अब एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप लोग भी जल्दी से लिख लेंगे वो स्टेटमेंट। वो जो स्टेटमेंट है ये पूरे के पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन पे अप्लाई होता है, ठीक है।
बहुत सिंपल चीज़ है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं ऑनेस्टली, बट बोर्ड एग्जाम से बहुत काम आएगा आपको। न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इजी इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, ऐसा बहुत डिफिकल्ट कोई न्यूमेरिकल नहीं बनेगा आपको, है ना। पैटर्न्स हम लोग उससे सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, इसमें लिख लेंगे द नेट रेजिस्टेंस in a series combination is an algebraic sum of the individual resistances. स्टेटमेंट लिख लेंगे ये वाला, दैट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन इज एन एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मतलब जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो आपको देगा उस सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल या नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, बात एक ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक सर्किट बना हुआ है सपोज इस टाइप से, ऐसा एक सर्किट बना ले, लेट्स से ये 3 ओम का है, ये 8 ओम का है और ये 4 ओम का है, तो भाई इसका जो नेट आएगा वो कितना आने वाला है, जल्दी बताओ। व्हाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस फॉर दिस सर्किट? 15, राइट। इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट। आपने क्या किया, आपने 3 प्लस 8 प्लस 4 कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, एंड यू गेट 15 ओम एज द नेट रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इन तीनों को हटा के, अगर मैं इन तीनों को यहाँ से हटा भी देता और अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस भी लगा देता 15 ओम का, तो उसमें से भी उतना ही करंट जाता जो पहले इन तीनों में से मिलके जा रहा था। दैट इज द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ऐसा बहुत डिफिकल्ट कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिफ्रेज कर रहा हूँ और बहुत ध्यान से देखेंगे अच्छे से, इसमें से कॉन्सेप्ट बनाएंगे अपन। ये ऊपर का लिखना हो गया सब लोगों का ना, वो हटा देता हूँ, अगर सबका लिखना हो गया तो I'll just get this off। इसकी जरूरत नहीं है अपन को, तो सर्किट यहाँ बनाया था मैंने। क्या कि मैंने ऐसे 2 रेजिस्टेंस ही लगाए हैं इसके अंदर, एक बैटरी लगी हुई है, जैसे 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, वैल्यू दे दी मैंने यहाँ से, और सपोज इसमें से 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। ऐसे अज्यूम कर लिया कि 6 वोल्ट की बैटरी में से 4 एम्पियर का करंट जा रहा है। ये पहला लगा हुआ है 2 ओम का सपोज, और ये दूसरा लगा हुआ है 10 ओम का सपोज, ठीक है। अब ऐसे 2-3 पार्ट में क्वेश्चन बनाएंगे अपन। तो जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का वो है कि भाई नेट रेजिस्टेंस कितना, तो आप लोग बता दो भाई नेट रेजिस्टेंस कितना, कितना आना चाहिए नेट रेजिस्टेंस इस सर्किट का? It has to be 12 ohms, right? 10 और 2, so it has to be 10 plus of 2 which is going to be 12 ohm. Absolutely correct, good job। ये बड़ा सिंपल सा था, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द करंट थ्रू 10 ohm? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई 10 ओम से कितना करंट जा रहा है, तो बताएंगे भाई जल्दी से, व्हाट इज द करंट थ्रू 10 ओम? 10 ओम में से कितना करंट जाएगा इसमें? हिमांशी ने 4 एम्पियर बोला है, आयुष ने 6 बोला है। आयुष 6 कैसे है बेटा, आंसर 6 कैसे आया इसका, जरा मुझे समझाओ क्या लॉजिक है इसमें। 6 तो पोटेंशियल है ना यार, वो तो बैटरी है, वो करंट थोड़ी है, करंट तो एम्पियर होता है ना यार। तो क्योंकि हम, मैंने आपको बताया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपको मैंने लॉजिक बताया भी था, ये की पॉइंट है इसका, राइट। सीरीज कॉम्बिनेशन का की पॉइंट है, और ये लास्ट टाइम भी लिखा था दैट current is going to be the same, current is same in all resistances, current will be same, but what's going to be different, the potential difference will be different। ये की पॉइंट है इसका पूरा, कि भाई जब भी आप एक सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हो तो करंट जो रहता है वो सेम होता है हमेशा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। मतलब 2 में से और 10 में से, दोनों में से सेम करंट जाएगा 4 एम्पियर का, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी, आंसर इज गोइंग टू बी 4 एम्पियर। अब इसका थर्ड पार्ट, व्हाट इज द potential difference across 2 ohms and 10 ohms?
दोनों रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये आपको बताना है। तो आप जल्दी से बताओ कि 2 ओम पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 10 ओम के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा ना, क्योंकि वो की पॉइंट भी लिखा हुआ है मैंने वहां पे, राइट? वो तो इंपॉर्टेंट आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जैसे हमने डेरिवेशन में किया, सपोज इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, तो हम कैसे निकालेंगे 2 ओम के? तो पहले हम निकालते हैं अक्रॉस 2 ओम। हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? हम लोग अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ। बड़ा सिंपल सा है। तो एज पर ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ ही है जो रिलेशन देता है किस किस का, पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टेंस का। तो एज पर ओम्स लॉ V शुड बी इक्वल टू IR। यहाँ पे V की जगह कितना लिख दूंगा? V1 लिखूंगा यहाँ पे। I कितना रहेगा, करंट कितना रहेगा उसके लिए? 4 ही रहेगा वो तो, क्योंकि 4 ही जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है उसका? 2। तो ये कितना आ गया? 8 वोल्ट आ गया इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ये बड़ा सिंपल सा आ गया अपने पास, राइट? उसी तरीके से व्हाट्स गोइंग टू बी अक्रॉस द 10 ओम रेजिस्टेंस, वो कैसे निकालेंगे? वापस ओम्स लॉ, मतलब V2 शुड बी इक्वल टू IR। I की जगह कितना है? 4 ही रहेगा, उसका सेम करंट रहता है। रेजिस्टेंस कितना है? 10। तो ये कितना आ गया? 40 वोल्ट का आ गया। ये तो यार ये बड़ा सिंपल सा आ गया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। समझ में आया कि नहीं आया भाई सब लोगों को? ये कोई प्रॉब्लम है? आ गया? पक्का? सही है पूरा कि गलत है ये कुछ सब कुछ? सोचो एक बार वापस, क्या ये सब कुछ सही किया है अपन ने कि अलग गलत किया है? बताओ जल्दी से। सोच के बताओ, क्या ये सही है कि गलत है? मैं बोल रहा हूँ गलत है। मैं बोल रहा हूँ ये गलत है। क्यों गलत है? आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया बेटा इसके लिए। डेरिवेशन पे ध्यान दो। डेरिवेशन निकालो वापस अपना, जो आपने डेरिवेशन किया हुआ है अभी आपने। डेरिवेशन हमने क्या लिखा था कि जो टोटल पोटेंशियल होता है ये वाला, वो किसके इक्वल आना चाहिए? V1 प्लस V2 या जितने भी इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसके बराबर आना चाहिए। ऐसे ही बोला था ना आप लोगों को? समझ में आया था कि नहीं आया था कि भाई वैल्यूज अलग अलग होंगी, बट ये जो V1 और V2 है बनेंगे किससे? वो तो इसी पोटेंशियल में से निकलने चाहिए ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये V1 प्लस V2 का जो आंसर आएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा 8 और 40 को, तो आंसर कितना आएगा इसका? यहाँ पे इसके हिसाब से आंसर आ रहा है 48 वोल्ट, पर आना कितना चाहिए था? 6 वोल्ट आना चाहिए था, क्योंकि बैटरी 6 वोल्ट की। इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन में मैंने एज्यूम किया है वो नहीं हो सकता। यहाँ पे कितने की बैटरी होनी चाहिए? ये 48 वोल्ट की बैटरी होनी चाहिए, तभी वो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा भाई। क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन अपने मन से बना दिया था, तो मेरे को तो नहीं पता था कि इंडिविजुअल वैल्यूज कितनी आएंगी या टोटल कितना आएगा, इसलिए मैंने इसको 6 वोल्ट कर दिया था। इसलिए वो क्वेश्चन के लिए वैल्यू गलत हो गई है। जो हम लोगों ने सॉल्व किया है वो पूरा सही है, बट याद रखना हमेशा जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, जैसे हम लोगों ने अभी V1 निकाला, वो कितना 8 वोल्ट आया, या V2 निकाला वो 40 वोल्ट आया, तो जब आप इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालोगे, तो इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालोगे, सॉरी, जब आप इंडिविजुअल पोटेंशियल निकालोगे और जब आप उसको ऐड करोगे, तो वो किसके बराबर आना चाहिए? हमेशा वो आना चाहिए टोटल पोटेंशियल के बराबर। टोटल पोटेंशियल मतलब जो आपकी बैटरी का पोटेंशियल दिया होगा वो उसके बराबर आना चाहिए। अगर आपके इंडिविजुअल पोटेंशियल्स का जो सम है वो अगर आपके टोटल बैटरी से ज्यादा या कम आ रहा है, तो समझ जाओ कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। समझ में आया कि नहीं आया सबको? भाई बताओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डिड वी अंडरस्टैंड मैंने वो 6 वोल्ट की बैटरी को 48 वोल्ट में कन्वर्ट क्यों कर दिया है? हाँ, सबको समझ में आना चाहिए भाई। जैसे मैंने बोला, मैंने अपने मन से क्वेश्चन बना दिया बिना सोचे कि भाई उसकी वैल्यू कैसे आएगी। क्या नहीं आया आयुष? डेरिवेशन देख बेटा, डेरिवेशन देख। अभी 1 मिनट पहले डेरिवेशन किया है अपन ने। वहां पे मैंने स्टेप क्या दी थी? V was equal to what? V1 plus V2 plus V3, यही किया था ना। जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब जो टोटल बैटरी की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होगी?
वो जितने भी डिवाइड हुई होगी उनके सम के बराबर ही होगी ना। भाई अगर मैं तेरे को बोलता हूँ कि तेरे पास 10 बॉल्स हैं और तेरे को उनको 4 लोगों में बांटना है, अब तू कैसे भी बांट, बट बांटेगा तो उन 10 बॉल्स में से ही ना। या उल्टे तरीके से भी बोलूंगा कि वो जो 4 लोगों के पास जितनी बॉल्स होंगी, उन 4 लोगों के पास जितनी भी बॉल्स होंगी, उनका जो टोटल सम आएगा वो तेरे पास जितनी बॉल्स है उन्हीं के बराबर आएगा ना, 10 के बराबर ही आना चाहिए ना। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि भाई उनके पास जो बॉल्स का नंबर आ रहा है उनका जो सम है वो तेरी 10 बॉल से ज्यादा या कम आ रहा है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि भाई जो भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का, मतलब जो बैटरी लगी हुई है उसकी जो वोल्टेज वैल्यू है उसमें से ही तो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस बनेंगे ना। तो जो टोटल पोटेंशियल V आएगा वो किसके बराबर आएगा, जितने में भी वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हुआ होगा। अगर 5 रेजिस्टेंस लगे हैं तो V will be equal to what, V1 plus V2 plus V3 plus V4 plus V5। इस क्वेश्चन में कितने पोटेंशियल लगे हुए, सॉरी कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 ही लगे हुए हैं, इसलिए मैंने बोला V should be equal to what, V1 plus V2। V1 और V2 निकालने के लिए मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा था कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड 10 ओम्स। आपने वो निकाल दिया, वहां पे देखो राइट साइड में अपन ने किया हुआ है V इक्वल टू IR लगा के V1 की वैल्यू 8 वोल्ट निकाली हुई है, V2 की वैल्यू 40 वोल्ट निकाली हुई है। अब हुआ क्या था कि मैंने जब क्वेश्चन पहले लिखा था उसमें बैटरी की वैल्यू कितनी लिखी थी, 6 वोल्ट लिखी थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो V1 प्लस V2 का आंसर आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए था। बट जब मैंने उसको एक्चुअली सॉल्व किया तो V1 प्लस V2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। इसका मतलब कि वो जो क्वेश्चन में 6 वोल्ट है वो गलत होगा, वो गलत सही वैल्यू नहीं होगी, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन की वैल्यू को 48 वोल्ट कर दिया। तो प्लीज बहुत ध्यान से करना, जब भी आपको, कई बार आपको ऐसे एमसीक्यूज आते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड कि भाई आपको 4 सर्किट दे देंगे और बोलेंगे बताओ इसमें से सही ऑप्शन कौन सा, सही सर्किट कौन सा। तो बहुत ध्यान से हर चीज देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में कि भाई रेजिस्टेंस की वैल्यू सही वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, पोटेंशियल की वैल्यू वेरीफाई हो रही है कि नहीं हो रही है, सारे इंस्ट्रूमेंट ठीक से लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। तो आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा वहां पे। ये सबको समझ में आएगा क्वेश्चन की नहीं आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, बताओ जल्दी से। इज एवरीवन गुड विद दिस क्वेश्चन? चलो वेरी गुड, हटा देता हूँ फिर इस क्वेश्चन को जल्दी से मैं, और अपन फिर नेक्स्ट चीज करते हैं। Now we'll be understanding the parallel combination of a circuit कि भाई अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगेंगे तो क्या होता है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, कंफ्यूजन होता है कई लोगों को पैरेलल के अंदर, तो बहुत ध्यान से देखना। मेरा बहुत सिंपल सा तरीका है करने का, तो मैं आपको सिखाता हूँ चीज। पहले तो मैंने सर्किट ऐसे बनाया है, मैंने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया है, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया है, और उसके बाद मेरी बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, वापस V वोल्ट की बैटरी है, डेरिवेशन कर रहे थे, जनरल वैल्यू है, यहाँ से I करंट निकला। सपोज ये आपका पहला रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2 और ये तीसरा रेजिस्टेंस है R3। अब देखो बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, करंट यहाँ से निकला, I करंट यहाँ से निकला है, यहाँ से टर्न दिया I करंट ने, अब करंट पहुंचा यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, लेट्स से A पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा। अब करंट जाना चाहता है तीनों रेजिस्टेंस में से। सपोज आपने 3 बल्ब लगा के रखे, तो मैं तो चाहता हूँ तीनों बल्ब चालू हो जाए, तीनों बल्ब जलने लग जाए, तो मैं चाहता हूँ करंट सब में से जाए। बट यार करंट को एक पाथ नहीं मिल रहा तीनों में से एक साथ जाने के लिए। वो क्या बोल रहा है कि मैं तीनों में से जा सकता हूँ, बट वो तभी पॉसिबल है जब मैं डिवाइड हो जाऊँ, कि थोड़ा सा करंट यहाँ से जाए, थोड़ा सा करंट यहाँ से जाए, और थोड़ा सा करंट यहाँ से जाए। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो इतना बताओ जल्दी से। ये समझ में आया कि भाई वो करंट क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि करंट को जाना है सारे रेजिस्टेंसेस में से, तीनों में से जाना है, बट वो तीनों में से एक साथ जाने के लिए उसको कोई एक सिंगल पाथ नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, वो खुद को डिवाइड कर लेगा। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब वो करंट डिवाइड होगा तो जितनी वैल्यूज आई की होगी उतनी वैल्यूज जाएगी नहीं यहाँ पे तीनों की, पॉसिबल नहीं है ना यार। जैसे अगर 10 एम्पियर का करंट यहाँ पे आया है, यहाँ पे अगर 10 एम्पियर का करंट आया है तो 10 10 10 तो नहीं जा सकता ना, क्योंकि डिवाइड होना चाहिए करंट। तो सपोज यहाँ से जो करंट गया वो I1 गया, यहाँ से जो करंट गया वो I2 गया, और यहाँ से जो करंट गया वो I3 गया। ऐसे देखते कि भाई इसमें से I1 करंट जाएगा, इसमें से I2 करंट जाएगा, और इसमें से I3 करंट जाने वाला है, ऐसा मैंने सोचा। ठीक है, ये आपके रेजिस्टेंस लगे हुए। अब बहुत ध्यान से देखना, ये I1 करंट यहाँ से ट्रेवल करेगा, इसको मैं एरो को हटाता हूँ, समझ कंफ्यूजन है। ये I1 करंट यहाँ से ट्रेवल करेगा और वापस कहाँ पे आएगा, टर्न लेके इस वाले पॉइंट पे आएगा। उसी प्रकार से जो I2 करंट है वो R2 में से होते हुए कहाँ पे आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा। फिर I3 करंट भी ट्रैवल करते हुए R3 में से कहाँ पे आएगा, इसी पॉइंट पे आएगा। लेट्स से ये पॉइंट है B। तो ये जो I1, I2 और I3 है,
ये तीनों जो पहले ए पॉइंट पे डिवाइड हो गए थे वो वापस तीनों आके कहाँ मिल जाएंगे, वो मिल जाएंगे अपन को बी पॉइंट के ऊपर। और अगर ये बी पॉइंट पे मिलेंगे तो अब इसमें से करंट कितना बाहर निकलेगा बताओ। अगर I1 I2 और I3 मिलके बी पॉइंट पे आते हैं तो वापस बी में से कितना करंट आएगा, जितना करंट एंटर हुआ तो उतना ही निकलना चाहिए। मतलब यहां से भी करंट कितना होना चाहिए, बाहर आय होना चाहिए वापस। तो अगर आय करंट तीन पार्ट में डिवाइड हुआ तो जब तीनों पार्ट मिलेंगे तो वापस कौन सा करंट मिल जाएगा, आय करंट मिल जाएगा आपको। और ये वापस फिर घूमते घामते आपके बैटरी के अंदर आएगा और एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सबको समझ में आया इतना मैंने क्या बोला अभी। पहले करंट निकला बैटरी में से, आया ए पॉइंट के ऊपर, ए पॉइंट के ऊपर उसको तीन ऐसे वो तिराहा मिल गया जिसको बोलते हैं ट्राइसेक्शन मिल गया कि भाई उसको जाना तीनों जगह में से है बट एक साथ जा नहीं पा रहा है, तो वो क्या करेगा, खुद तीन अलग अलग पाथ से जाएगा, मतलब खुद को डिवाइड करके जाएगा। R1 में से कितना करंट गया, I1 गया। R2 में से कितना करंट गया, I2 गया। R3 में से कितना करंट गया, I3 गया। जब ये करंट R1 R2 R3 में से होते हुए वापस B पॉइंट पे पहुंचे तो तीनों बोलेंगे हाँ भाई तीनों भाई मिल गए, वापस तीनों भाई मिल गए बी पॉइंट के ऊपर। और उन्होंने बोला कि भाई अब हम जिससे बने थे अब वापस वही बन जाते हैं। I1 I2 I3 बने किससे थे, वो बने थे I करंट से A पॉइंट पे डिवाइड होके। तो वो जब B पॉइंट पे भाई मिलेंगे वापस तो वापस सिंगल बन जाएंगे। तो सिंगल कितने बन जाएंगे, वो बन जाएंगे I के बराबर वापस। इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में जितना करंट एंटर हुआ, A पॉइंट से I करंट एंटर हुआ था तो एग्जिट में कितना हुआ, I करंट ही हुआ। तो करंट का तो कोई लॉस नहीं हुआ है ना, वहां पे करंट उतना ही है, राइट। ये बात याद रखनी है आप लोग को। समझ में आ गया सब लोगों को, इतना कि नहीं समझ में आया भाई, पहले तो ये बताओ क्या सबको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी है आपको न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए। सबको आया, अक्षय, आयुष, दिव्यांश, सबको आ गया बेटा पूरा समझ में इतना। दिव्यांश क्या समझ नहीं आया बेटा बताओ, क्या समझ में नहीं आया। What have you not understood? Tell me that. मैं आपको वापस समझाता हूँ। करंट का डिवीजन समझ में नहीं आया आपको। देखो मैं ऐसे बताता हूँ, मेरा करंट यहां से जा रहा था, अब उसके पास तीन रास्ते हैं जाने के लिए, ऐसे, ठीक है। उसको तीन रास्तों पे जाना है तो यार एक साथ तो वो तीनों रास्तों पे नहीं जा सकता, यहाँ पे और यहाँ पे एक साथ तो नहीं जा सकता। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो स्प्लिट हो जाएगी इस पॉइंट पे आके, स्प्लिट हो जाएगी ना। स्प्लिट हो जाएगी तो फिर क्या होगा, यहाँ से सपोज पहला करंट गया, यहाँ से दूसरा करंट गया, मतलब एक जो पूरी वैल्यू थी, बड़ी वैल्यू थी, वो कितने में डिवाइड हो गई, तीन पार्ट में डिवाइड हो गई। ये एक दो तीन में डिवाइड हो गई। फिर ये घूमते घामते अब कहाँ पहुंचे, ये तीनों पहुंचे इस पॉइंट पे। यहाँ से वन ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आया, यहाँ से टू ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आया, और यहाँ से थ्री ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आया। तो अब जब ये वन टू और थ्री वापस मिलेंगे इस पॉइंट पे तो कितना बन जाएंगे, वापस वही चीज बनेंगे जिससे वो बने थे। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज 10 बॉल्स है, वापस जैसे मैंने आपको लॉजिक बताया 10 बॉल्स है, एक बंदे को मैंने 2 बॉल्स दे दी, एक बंदे को मैंने 4 बॉल्स दे दी, और 3 बॉल्स को बोलते हैं, और एक बंदे को मैंने 5 बॉल्स दे दी। तो जब उनसे वापस लूंगा तो कैसे लूंगा, मैं इससे 2 बॉल्स दूंगा, इससे मैं 3 बॉल्स दूंगा, और इससे मैं 5 बॉल्स दूंगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास वापस कितनी बॉल्स आ जाएंगी, 10 बॉल्स आ जाएंगी ना। मतलब जितना मैंने करंट, जितनी बॉल्स दी थी उतनी बॉल्स वापस आ गई मेरे पास। वही लॉजिक है करंट डिवीजन का कि भाई जितना करंट एंटर हुआ था उतना ही करंट वापस आपको जुड़ के मिल जाएगा। इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया बच्चे, अभी कोई डाउट तो नहीं है, ऑल गुड, ठीक है। अब आप लॉजिक बताओ और की पॉइंट बनाओ जरा इसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या हो रहा है, करंट स्प्लिट हो रहा है सबसे पहले तो, करंट स्प्लिट्स। जिस पॉइंट पे करंट स्प्लिट होता है ना तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। ट्रेन वाला जंक्शन होता है ना, स्टेशन होता है, जंक्शन मतलब क्या, एक ऐसा पॉइंट जहां से अलग अलग डायरेक्शन के लिए ट्रेन मिल सकती है आपको, वो होता है जंक्शन, राइट। जैसे इटारसी जंक्शन हो गया, तो इटारसी से आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस के लिए आपको ट्रेन मिल सकती है। तो जंक्शन का मतलब होता है जहां से आपको अलग अलग डायरेक्शंस के लिए ट्रेन मिल जाएंगी। वैसे ये वाला जंक्शन क्या होगा, जैसे अपना ए पॉइंट है, अब ए पॉइंट क्या हो रहा है, आपको तीन अलग अलग डायरेक्शन दे रहा है पॉसिबल,
तो उसके लिए हम उसको जंक्शन बोलते हैं। वैसे बी पॉइंट भी जंक्शन हो गया जो आपको 3 अलग अलग डायरेक्शन दे सकता है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट जहां पे स्प्लिट होता है उस पॉइंट को हम जंक्शन बोलते हैं। सबसे पहले तो ये बात। अब दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डेरिवेशन बाद में करेंगे, पहले की पॉइंट समझेंगे इसका। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, R1 जो रेजिस्टेंस है, जो अपना R1 रेजिस्टेंस है, उसमें से जो करंट आ रहा है वो कौन सा करंट है? I1 करंट है। ये तो सब मानते हैं। तो मेरे को बताओ जो R1 करंट है उसमें जो I1 करंट आ रहा है वो कौन से पॉइंट से एंटर हो रहा है? कौन से पॉइंट से एंटर होते हुए R1 में आता है करंट? जल्दी बताओ। A पॉइंट से, राइट। तो जो R1 के लिए जो एंट्री पॉइंट है, R1 के लिए जो एंट्री पॉइंट है वो A है। R2 के लिए एंट्री पॉइंट कौन सा है? R2 के लिए भी यही है ना? और R3 के लिए कितना है? R3 के लिए भी यही है। तो वेरी गुड थिंग। वैसे जो एग्जिट पॉइंट है, R1 के लिए एग्जिट पॉइंट कौन सा है? R1 में से जो करंट निकलता है वो वापस कहाँ जाता है? बी पॉइंट पे जाता है। R2 के लिए कहाँ पे जाता है? R2 वाला भी बी पे जाता है और R3 वाला भी बी पे ही जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों रेजिस्टेंसेस का एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट सेम है, कि भाई जो करंट है उनका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट सेम है। इसका मतलब ये हुआ, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये जो ए पॉइंट है वो इस वायर के थ्रू कौन से एंड से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है पॉजिटिव एंड से, है ना? उसी प्रकार से ये जो बी वाला जो पॉइंट है वो इस वायर से होते हुए किससे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव एंड से। ऐसा ही है ना? इसका मतलब हुआ कि जितने भी रेजिस्टेंस ए पॉइंट से जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव एंड पे जुड़े हुए हैं, और जितने भी रेजिस्टेंसेस बी पॉइंट पे जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट पे जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे के सारे जो हैं शुड हैव व्हाट? दे शुड हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि सबका एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट सेम है। यही लॉजिक मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ओम्स लॉ भी समझाया था, यही समझाया था कि भाई हम पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ निकालते हैं? हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। एंड्स ऑफ द कंडक्टर मतलब क्या होते हैं? एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट। तो अगर एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेम है करंट का, तो फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही होना चाहिए। जबकि हमने जब सीरीज कॉम्बिनेशन किया था, अभी थोड़ी देर पहले किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था? हर रेजिस्टेंस के लिए जो एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट था वो अलग अलग था। इसलिए हमने क्या बोला था कि भाई सब में से पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, क्योंकि सबका एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग है। बट क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेम है, इसलिए हर रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 क्या होगा? सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना जल्दी बताओ। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट और नॉट गाइस? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बट बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बहुत कई लोगों को। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, है ना? न्यूमेरिकल में नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखना। तो जैसे आपने अग्री किया कि हाँ भाई क्योंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट सेम है इसलिए क्या सेम होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो जल्दी से मेरे को बताओ कि R1, R2, R3 पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो वो कितना है? वो कितनी वैल्यू के बराबर होगा? जल्दी बताओ मेरे को, कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? अगर आपने बोल दिया सेम तो है बट कितना होगा फिर? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। v के बराबर होगा अक्षर, वेरी गुड आयुष, वेरी गुड। v के बराबर होगा। क्यों v के बराबर होगा? वेरी गुड दिव्यांश। क्यों? क्योंकि भाई जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है a और b वो डायरेक्टली बैटरी से जुड़े हुए हैं, आपके v वोल्ट से जुड़े हुए हैं। और अगर फॉर एग्जांपल बैटरी का पोटेंशियल v है तो फिर एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस भी v ही होगा। और अगर ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स R1, R2, R3 के लिए सबके लिए सेम है तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? v वोल्ट का ही होगा। समझ में आया है कॉन्सेप्ट कि नहीं आया किसी को? जल्दी बताओ। सबको समझ में आ गया? बहुत इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप इजी करके देखोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं ये पूरी चीज हटाऊंगा और एक अच्छा फ्रेश डायग्राम बनाऊंगा ताकि आप लोग डेरिवेशन के लिए उसको बना पाए। ठीक है, की पॉइंट वापस लिखेंगे अपन, तो ऐसा कुछ नहीं कि मिस हो जाएगा आपका। आई विल राइट डाउन एवरीथिंग अगेन फॉर यू गाइस। ओके, लेट्स क्विकली गेट दिस ऑफ। जल्दी से डायग्राम बनाना शुरू करके साथ में मेरे। ऐसा मैंने 3 डेज में बना दिया, आप चाहो तो 2 में भी कर सकते हो डेरिवेशन।
मैं यूजुअली 3 प्रेफर करता हूँ ताकि थोड़ी सी वैल्यू ढंग से समझ में आए। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। V वोल्ट का पोटेंशियल है, करंट I जा रहा है, ए जंक्शन मिला जहां से करंट स्प्लिट हो गया I1, I2 और I3 में, वापस बी पॉइंट पे आके तीनों मिल गए, दूसरा जंक्शन, और करंट कितना बाहर निकला, आई करंट बाहर निकला है, उस सर्किट में से वापस आया है। जल्दी से इतना बना लेंगे, जब हो जाए तो मुझे बता देंगे। तीनों के लिए मैंने देखो पोटेंशियल वी लिख दिया, क्योंकि आप लोगों ने अग्री किया कि क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो वी ही आने वाला है। तो सबके लिए मैंने वी लिख दिया है वहां पे। हो गया भाई सब लोगों का इतना? ओके, जल्दी बनाओ डायग्राम, डेरिवेशन खत्म करेंगे इसका। सबका हो गया? हिमांशी, अनिमेश, आयुष, दिव्यांश। चलो हटा दो। अच्छा, हटाना मतलब कि इसको वैसे रखना है। अच्छा, वापस आप लोगों से वो लॉजिक पूछूंगा मैं। हम लोग ये डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे? हमारा मोटिव ये है कि हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस को हटा दें, और हटा के क्या करें कि ऐसा सिंगल रेजिस्टेंस लगाए जो वही काम करेगा जो ये तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो वापस मैं एक सिंपल सर्किट कैसे बनाऊंगा कि मैं चाहता हूं कि भाई यहाँ पे सिर्फ आर हो, किसके अक्रॉस, इस बैटरी के अक्रॉस, और ये भी वही काम करे जो ये तीनों मिलके कर रहे थे। समझ में आ गया कि नहीं आया? ये मेरा मोटिव है। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है, हम क्या करने वाले हैं, हम गोना अप्लाई ओम्स लॉ। एक ही है मेरे पास जो मेरे को मदद करता है हर बार। आई अप्लाई ओम्स लॉ अक्रॉस ऑल द थ्री फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले इसके ऊपर कैसे लगेगा, V शुड बी इक्वल टू व्हाट, I1 R1। अब याद रखना इसमें V1 नहीं है इस बार क्या है, इस बार V है, क्योंकि V तीनों के लिए कॉमन है। पहले में से I1 करंट है और R1 रेजिस्टेंस है, तो V शुड बी इक्वल टू I1 R1। दूसरे के लिए V शुड बी इक्वल टू I2 R2, और V शुड बी इक्वल टू I3 R3। ये सबको समझ में आ गया भाई? आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ कि सब में V क्यों आ गया? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तीनों पे, करंट अलग अलग है और रेजिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए हम लोगों ने इसको ओम्स लॉ इस तरह से लगाया है। अब मेरे को बताओ यहां से I1 की वैल्यू कितनी आएगी? क्या मैं बोल सकता हूँ I1 की वैल्यू विल बी V अपॉन R1? ये समझ में आएगा सब लोगों को? I1 विल बी इक्वल टू V अपॉन R1, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी V अपॉन R2, और यहाँ से I3 की वैल्यू कितनी आएगी? V अपॉन R3। इनको मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैंने सिर्फ वही ओम्स लॉ लगाया, कुछ अलग थोड़ी किया है। उसके अंदर से मैंने I1, I2 और I3 की वैल्यू निकाल दी है। इसी तरीके से मैं इस सर्किट के ऊपर भी क्या लगाऊंगा, आई एम गोना अप्लाई ओम्स लॉ। यहाँ पे ओम्स लॉ कैसे लगेगा, यहाँ पे ओम्स लॉ लगेगा V इक्वल टू आई आर, जहाँ पे अब ये जो R है ये क्या है, ये कहलाएगा आपका नेट रेजिस्टेंस, जो इन तीनों का इफेक्ट देने वाला है। जैसे हमने यहाँ पे I की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से भी निकाल लेते, यहाँ से I की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से I की वैल्यू आएगी V अपॉन R, और उसको मैंने फोर्थ इक्वेशन मान के रखा है। अब देखो वापस अगर आप सीरीज वाला दोनों डेरिवेशन देखोगे पन्ना पलट के जल्दी से, तो आपको समझ में आएगा वहां पे कौन सी चीज स्प्लिट हुई थी तीन अलग अलग पार्ट्स में। करंट हुआ था कि पोटेंशियल हुआ था, कौन स्प्लिट हुआ था वहां पे, जल्दी बताओ। सीरीज वाले में कौन स्प्लिट हुआ था, पोटेंशियल स्प्लिट हुआ था कि करंट स्प्लिट हुआ था? दिव्यांश, करंट नहीं था बेटा, पोटेंशियल था। करंट तो सेम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, पोटेंशियल था ना। वी को अपन ने लिखा था V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। V जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था V1 V2 और V3 के अंदर। यहाँ पे कौन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यहाँ पे कौन स्प्लिट हो रहा है, जल्दी बताओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या स्प्लिट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट, हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल करंट होगा I, वो किसके बराबर होना चाहिए, वो होना चाहिए I1 प्लस I2 प्लस I3 के। जैसे पिछली बार हम लोगों ने V वॉज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 किया था, इस बार क्या करूंगा मैं, इस बार करूंगा I1 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि जो टोटल करंट होगा वो तीनों के बराबर ही होगा ना जितने में स्प्लिट हुआ है।
अब क्या करना है मेरे को, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, ये आई की जो वैल्यूज है मेरे पास वो पुट कर दूंगा सिर्फ मैं। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है v अपॉन आर फ्रॉम द फोर्थ इक्वेशन, तो v अपॉन आर लिख लिया। i1 की जगह कितना लिखूंगा, v अपॉन r1। i2 की जगह कितना लिखूंगा, v अपॉन r2। i3 की जगह कितना लिखूंगा, v अपॉन r3। ये सिर्फ वैल्यूज पुट किए यहाँ पे। और देखो राइट हैंड साइड में से अपन क्या कर सकते हैं, v कॉमन निकालो न्यूमरेटर में से तीनों के, तो कितना बचेगा, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। समझ में आ गया सब लोगों को, v कॉमन निकाला है। फिर क्या कर सकते हैं, यहां से दोनों साइड से मैंने क्या कर दिया, जो न्यूमरेटर में जो v थे वो दोनों साइड से मैंने हटा दिए हैं। अब क्या कर सकते हैं, कितना बचेगा, 1 अपॉन आर यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट कि भाई जो 1 अपॉन आर की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3 के बराबर आएगी। बट बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, अब हमको 1 अपॉन आर की वैल्यू नहीं निकालनी है, मेरे को निकालनी है आर की वैल्यू, मतलब मेरे को नेट रेजिस्टेंस निकालना है, मेरे को उसके रेसिप्रोकल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये तो सिर्फ डेरिवेशन का चीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। पर न्यूमेरिकल में आप कभी भी 1 अपॉन आर पे आंसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर आंसर गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन होता है वो आपको आर की वैल्यू पूछता है, आपको 1 अपॉन आर की वैल्यू नहीं पूछता है। तो उसमें क्या करेंगे वो आपको बताऊंगा, क्वेश्चन करेंगे और उसको समझाऊंगा आप लोगों को। ये डेरिवेशन समझ में आया है कि सब लोगों को, जल्दी से बताओ पहले तो मेरे को, क्या सबको ये डेरिवेशन समझ में आया है? इज एवरीवन गुड विद द डेरिवेशन? हैज एवरीवन अंडरस्टूड द एस्पेक्ट्स ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन? यस और नो? आ गया है, वेरी गुड। जल्दी से लिख लेंगे इसको, उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखवाऊंगा एंड देन आई गिव यू अ न्यूमेरिकल टू डू ऑन दिस थिंग जस्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट। हो जाए तो जल्दी से बता दें। गाइस जैसे आपको पता है कि नेक्स्ट वीक हम अपने खुद के ऐप पे माइग्रेट करने वाले हैं, राहुल कोचिंग अकेडमी के ऐप पे। तो आप लोग प्रिपेयर रहो, आप लोगों का ऑनलाइन टेस्ट आने वाला है उस ऐप के थ्रू नेक्स्ट वीक में ही, ऑन द बेसिस ऑफ जितना भी इलेक्ट्रिसिटी होगा और जितना भी ट्रिग्नोमेट्री होगा उसके बेसिस पे एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। अलग अलग होगा, साइंस का अलग होगा, मैथ्स का अलग होगा, आपको बता दूंगा पहले से, बट नेक्स्ट वीक में पॉजिटिवली आपका टेस्ट है, याद रखेंगे ऑनलाइन है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ऐप के थ्रू ही दोगे, ऐप पे ही आपको टेस्ट देना है, वहीं पे आपको आंसर सबमिट करने रहते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोग करते हैं। रियल टाइम आप लोग का स्कोर जनरेट हो जाएगा, एनालिसिस मिल जाएगा, सॉल्यूशंस भी मिलेंगे आपको उस टेस्ट के। ठीक है, तो प्रिपेयर रहेंगे नेक्स्ट वीक के लिए प्लीज। ये हो गया सब लोगों का भाई। अभी मैंने बोला आयुष नेक्स्ट वीक है, डेट बता दूंगा पहले से, अभी नहीं बता सकता मैं, है ना। चलो भाई इसको हटा देते हैं और समझते हैं अपन। क्या हुआ निवेश, नहीं हुआ क्या बेटा अभी तक? हटा दूं नहीं हटाऊं? कल क्लास नहीं है आप लोगों की, संडे का छुट्टी है, कल आप लोगों की परसों क्लास रहेगी आपके वापस। जल्दी लिखो निवेश, खत्म करो बच्चे। हो गया, अभी हटा दूं अब तो? चलो ठीक है, जगह है मेरे पास, आप लोग लिख सकते हो ये। नेट रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है आप लोगों को सपोज, राइट? तो कैसे निकालते हैं, स्टेटमेंट क्या बनता है, स्टेटमेंट बनेगा द रेसिप्रोकल of the net resistance, reciprocal of the net resistance of a parallel combination is the algebraic sum of the reciprocals of individual resistances.
लिख लो स्टेटमेंट, फिर समझाता हूँ स्टेटमेंट क्या है, आपको उसका लॉजिक बताऊंगा स्टेटमेंट का कि लॉजिक क्या है स्टेटमेंट का। हो जाए तो बता देंगे स्टेटमेंट जल्दी से। हो गया? ठीक है, तो अब इसका लॉजिक समझो। मैंने क्या बोला है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है, बट हमको नेट रेजिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू निकालनी है हम लोग को रेसिप्रोकल से मतलब नहीं, बट जो हमारा डेरिवेशन आया था वो तो रेसिप्रोकल के हिसाब से आया था। मतलब जो नेट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा, नेट रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होगा 1 होगा, वो किसके बराबर होगा? इट विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, मतलब सबके रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर आता है। तो जैसे यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस लगे थे R1 R2 R3, तो R1 R2 R3 के जो रेसिप्रोकल्स होंगे उनका जो सम होगा वो नेट रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के बराबर आएगा। अब यहां से अगर मैं आपको समझाऊं कि R कैसे निकालते, तो आपको एकदम समझ में नहीं आता है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं यहां से नहीं निकालूंगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं उसको यहीं पे रखता हूं। अब देखो हम इसका लॉजिक कैसे बनाते हैं कि सपोज यहाँ पे मैंने दो रेजिस्टेंस बनाए, सिर्फ दो ही लिया, तीन नहीं लिया मैंने, समझाने के लिए आपको दो ही लिए। एक सपोज 2 ओम का है और एक सपोज 4 ओम का है, ऐसे मैंने लगा दिए। सपोज एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी से मेरे को मतलब नहीं है अभी, ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को सिर्फ रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है, अभी मेरे को इससे मतलब नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई मैं इसको हटा के सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाऊं, कितने का? आर का। इन दोनों को हटा के मैं सिर्फ आर रेजिस्टेंस लगा दूं, जो दोनों के मिलकर काम कर ले। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना सीखना है हमको कि भाई पैरेलल है भी कि नहीं है। तो कैसे पता करते हैं पैरेलल है कि नहीं? करंट चलाओ चलाओ चलाओ, जैसे करंट पहुंचेगा देखो क्या कोई जंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ भाई, दो जंक्शन बन रहा है, क्योंकि दो पाथ मिल रहे जाने के लिए, मतलब यस, 2 और 4 ओम के जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में ही लगे हुए हैं। समझ में आया? ये आइडेंटिफिकेशन होता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार कोई ब्रेक ही नहीं हो रहा है करंट में, तो फिर तो वो सीरीज में लगे होते हैं। बट क्योंकि हमको दिख रहा है कि नहीं यार यहाँ पे जंक्शन डेवलप हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो इसलिए मैं बोलूंगा कि पैरेलल में है। तो अगर ये पैरेलल में है तो हमको क्या निकालना है? नेट रेजिस्टेंस निकालना है। बट नेट रेजिस्टेंस आर की वैल्यू तो डायरेक्टली आती नहीं है। क्या होगा? ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। तो फिर स्टेटमेंट के हिसाब से 1/R की वैल्यू कितनी आएगी? वो आएगी 1/R1 प्लस 1/R2 के बराबर आएगी। ये स्टेटमेंट बोलता है, डेरिवेशन यही बोलता है। मतलब 1/R की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 प्लस 1/4 के बराबर आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब लोग को? ये बताओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? इज एवरीवन गुड विद दिस गाइस? समझ में आ रहा है यहां तक कि नहीं आया? जल्दी बताओ। आ रहा है? तो देखो 1/R की वैल्यू कितनी होगी? एलसीएम कितना आएगा? 4 ही आएगा इसका। तो एलसीएम सॉल्व करके कितना आने वाला है? 2 प्लस 1, मतलब 1/R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4 आ जाएगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, राइट? ये देखो, क्या ये आपका फाइनल आंसर आ गया? जल्दी बताओ, क्या ये आपका फाइनल आंसर है 3/4? इज दिस द फाइनल आंसर? नो, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। क्यों? क्योंकि ये आर की वैल्यू नहीं आई है। ये किसकी वैल्यू आई है अभी? ये तो अभी 1/R की वैल्यू आई है, और हमको तो आर की वैल्यू निकालनी है ना। तो आर की वैल्यू कैसे निकालूंगा? यहाँ पे 1/R है ना, तो रेसिप्रोकल कर दो दोनों साइड। दोनों साइड रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या? दोनों साइड उल्टा कर दो, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 4/3, मतलब 1.33 ओम आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई जब भी आपको पैरेलल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आप लोग ऑब्वियसली उस फॉर्मूले में पुट करते हो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जितने भी लगे हो उसके अंदर करते हो। जब आप उसको पूरा सॉल्व करते हो तो जो फाइनल एलसीएम वाला आंसर आता है वो किसकी वैल्यू आती है? वो आर